यहाँ पर हमारे पास एजिंग प्रिंसिपल में होता क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। हम अकाउंट रिसीवेबल के क्वेश्चन में नॉर्मली बैड डेट एक्सपेंस को क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सही। अब जो बैड डेट एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना है वो हम अपने अकाउंट रिसीवेबल, मतलब वो कस्टमर्स जो हमें डाउटफुल है कि उनसे पैसे हमें रिसीव नहीं होंगे, मतलब जितना अमाउंट हमारा बैड डेट हो जाएगा, मतलब जो रिसीविंग है, कैश की रिसीविंग है, उनसे नहीं हो सकेगी, सही। तो इसके लिए हम करते क्या है, अभी तक हमने देखा, हम पूरे अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस पर, यानी अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस होता था, बैलेंस शीट अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो एंडिंग बैलेंस जो भी आता था हम उस पर पूरी एक परसेंटेज लगाते थे, भाई 2% डाउटफुल है, 2% या 5% या 6% डाउटफुल है, हम 1% अप्लाई करते थे और कहते थे कि भाई ये जो पूरा टोटल हमारा रिसीवेबल है, इसका इतना परसेंट जो है हमारा डाउटफुल है, हमें रिसीव नहीं हो सकेगा, हमारा बैड डेट हो जाएगा, सही। लेकिन अगर हम देखें इस चीज़ को थोड़ा और प्रैक्टिकल देखें, फॉर एग्जांपल हम पूरे ईयर जो बैड डेट एक्सपेंस है ईयर एंड पर जाके कैलकुलेट करते हैं। अब जब ईयर एंड पर जाके कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में एंड होता है, सही। अब अकाउंटिंग ईयर जनवरी में शुरू हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है, एक वो कस्टमर है जिसको हमने क्रेडिट पर सेल करी थी जनवरी में, और एक कस्टमर वो है जिसको सितंबर में हमने क्रेडिट पर सेल करी थी। तो जो अब हम दिसंबर में, फॉर एग्जांपल हम आके दिसंबर में मौजूद हैं इस वक्त, सही। तो अब अगर हम दिसंबर में मौजूद हैं, वो कस्टमर जो जनवरी में हमसे क्रेडिट पर लेके गया था, उधार पर लेके गया था, अब उसके तो चांसेस अभी बिल्कुल ही कम हो गए ना, तो उस पर एक ही परसेंटेज अप्लाई करना बिल्कुल सूट नहीं करता, सही। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि जो बंदा जनवरी में लेके गया वो भी उतना ही डाउटफुल है, जो सितंबर में लेके गया वो भी उतना ही डाउटफुल है, और जो दिसंबर में लेके गया वो भी उतना ही डाउटफुल है, सही। तो इस तरीके से हर कस्टमर को एक ही स्केल पे हमें मेजर करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कस्टमर्स के साथ, सही। जो कस्टमर हमसे मतलब पुराना है और उसने जनवरी में या फरवरी में हमसे परचेजिंग करी थी, क्रेडिट पर उधार पे परचेज करा था, और अब तक ईयर एंड होने को आ गया और अब तक उसने पैसे नहीं दिए, तो हमारे लिए वो ज़्यादा डाउटफुल है। हम कहेंगे भाई इस पर ज़्यादा बैड डेट का परसेंटेज लगाओ, और जो क्या बोलते हैं अभी दिसंबर में ही हमसे परचेज करा है जिसने, उस पर कम परसेंटेज लगाओ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए हम कहते हैं हम एजिंग कर रहे हैं रिसीवेबल की, एज वाइज में डिवाइड कर रहे हैं, सही। भाई ये 30 डेज पुराना है, ये रिसीवेबल 30 डेज पुराना है, या ये रिसीवेबल 6 मंथ पुराना है, तो हर रिसीवेबल जितने हिसाब से वो पूरा बैक जाता रहता है, उसका रेट क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसके डाउटफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, एजिंग हम क्यों कर रहे हैं, एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हम क्यों कर रहे हैं, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब इसमें एजिंग करेंगे किस तरीके से, इसको देख लेते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन अभी सामने आ रहा है, 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में भी देखें तो अक्सर नॉर्मली इजी क्वेश्चन ही आता है, इसका बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एजिंग करके दी हुई है, अगर वो एजिंग करके ना भी दे सवाल, तो हम एजिंग उसकी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में डेट वगैरह दी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग इज द एजिंग शेड्यूल ऑफ फजल कंपनी एज ऑफ दिसंबर 31, 1995, सही। क्या कह रहे हैं, बैलेंस, इनका जो टोटल बैलेंस है रिसीवेबल का, इन्हें टोटल कस्टमर से जो रिसीव करना है ना, वो 40,000 रुपये कस्टमर से क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नॉट येट ड्यू। नॉट येट ड्यू का क्या मतलब है, कि मतलब ये वो कस्टमर हैं जिनको अभी, मतलब जिनके अभी ड्यू नहीं हुआ, मतलब अकाउंट रिसीवेबल का नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 30 डेज का, मतलब ये वो ड्यूज है जिनको अभी 30 डेज भी पास नहीं हुए, मतलब ये दिसंबर में ही कोई परचेजिंग हुई है, क्रेडिट पे कस्टमर को हमने सेल करा है, ये दिसंबर की सेल है, सही, मतलब इसको 30 डेज भी नहीं हुए। अच्छा, फिर 1 till 30, अभी जो 1-30 हमारे पास आ रहा है, 1 से 30 आ रहा है, ये है डेज पास ड्यू। डेज पास ड्यू का क्या मतलब है, मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा ये डेट्स का थोड़ा सा इशू आता है स्टूडेंट्स को, वो देखते हैं कि 1 से 30 आ रहा है, अब 1 से 30 को वो काउंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दिसंबर में 15 दिसंबर की अगर कोई सेल हुई है क्रेडिट पर, अब जो 15 दिसंबर की सेल हुई है वो नॉट ईयर ड्यू में जाएगी, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज होता है, और ये हमारा वर्बल प्रॉमिस होता है कस्टमर के साथ, सही। कस्टमर हमसे वर्बल प्रॉमिस करता है कि मैं 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा, सही। इसका मतलब अगर वो कोई 15 दिसंबर में अगर उसने हमसे परचेज करा था, तो इसका मतलब वो नॉट येट ड्यू में आएगा, सही। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल
उसने 1 दिसंबर को भी अगर हमसे परचेस करा था तो भी वो कहाँ आएगा, नॉट येट ड्यू में आएगा। लेकिन दिसंबर से पीछे आ जाए हम, अगर हम नवंबर की बात करें या 15 नवंबर की बात करें या फिर हम 25 नवंबर की बात करें, तो फिर 1 से 30 ये वाले पास डेज, जो डेज पास ड्यू है इसमें यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अक्टूबर में चले जाएंगे तो अक्टूबर वाला केस यहाँ पर आएगा, सितंबर में आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, और सितंबर से पीछे जाएंगे तो मोर देन 90 वाले डेज में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में तो सवाल में उसने पहले से आपको क्लासिफाई करके दे दिया है कि भाई 40,000 का टोटल रिसीवेबल है, और ये जो टोटल 40,000 रिसीवेबल है इसका ब्रेकडाउन ये है कि 20,000 तो नॉट येट ड्यू में मौजूद है, और उसके बाद नॉट येट ड्यू से पीछे जाएं, यानी नवंबर में जो हमने सेल करा था वो 10,000 ड्यूज में, जो अक्टूबर में करा था उसमें 5,000 है, और जो उससे पहले सितंबर में ड्यू चल रहे हैं वो 3,000 है, और बाकी रिमेनिंग मोर देन 90 की कैटेगरी में है जो कि 2,000। अब देंगे इसने रेट्स भी बता दी, कह रहे हैं भाई नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू पे तो लगाओ आप 2%, मतलब इसके कम चांसेस हैं, डाउट मतलब एस्टिमेटेड परसेंटेज जो है इसका, मतलब एस्टिमेटेड बैड डेट होने के चांसेस कितने हैं, 2%। इसी तरीके से जो जिनको ड्यू डेट गुजर गई है, नहीं 30 डेज गुजरने के बाद 1 से 30 की कैटेगरी में है तो 4%। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम ज़्यादा गुजरता जा रहा है तो उसका रेट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सही, ये बात क्लियर है यहाँ तक। और उसके अलावा बता रहे हैं अलॉन्ग फॉर बैड डेट्स अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1200, यानी पहले से आप प्रोविजन जो बना रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो आपने अब तक बना चुके हैं वो 1200 का ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। सही, तो यहाँ तक सवाल क्लियर आपको? जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर का। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, सही, देखिए मैंने मैसेज आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। अगर आपके पास पास पेपर्स आपके पास हों तो 5 ईयर में 1996 का प्राइवेट का पेपर निकाल लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन ऊपर कर दूंगा और फिर वैल्यूज आपको याद नहीं रहेंगी। सही, तो ये इसको इस तरीके से रख लेते हैं। यहाँ देखो इन्होंने कंप्यूटेशन फॉर बजटेड एक्सपेंस करा हुआ है, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड है, और आपके पास पार्शियल बैलेंस शीट ही हमारा रिक्वायरमेंट है। सही, अब आ जाते हैं यहाँ पर बजटेड एक्सपेंस की कैलकुलेशन। नॉट ईयर ड्यू में टोटल रिसीवेबल जो था वो 20,000 था, वो 20,000 का 2% हमने कहा डाउटफुल है, तो अनकलेक्टेबल अमाउंट आ गया कितना, 400। एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल आ गया कितना, 400। इसी तरीके से जो 1-30 में था यानी ड्यू डेट के बाद, वो हमारे पास 10,000 अमाउंट था, उसका 4% लिया, 400 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 31, फिर 60 में 20% है, 20% ले लिया, फिर इस तरीके से सारे परसेंटेज आ गए। सही, एस्टिमेटेड बेड डेट्स सारे आ चुके हैं हमारे पास, इन सबको प्लस कर लिया तो टोटल एस्टिमेटेड बेड डेट आ गया। अब जो टोटल एस्टिमेटेड बेड डेट्स है उसमें से हम अलाउंस फॉर बेड डेट्स का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रहे अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस होता तो हम क्या करते, उसको ऐड करते। अब क्योंकि अब ये डेबिट बैलेंस होता हम ऐड करते हैं और क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। इस बात का रीज़न ये है, देखो जब आप बैड डेट एक्सपेंस की जर्नल एंट्री बनाते हो, एडजस्टिंग एंट्री, तो उस वक्त आप करते हो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और ये आप लाजमी सी बात है, जो आपका डेबिट बैलेंस यहाँ पर जो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इस बात का मतलब ये है कि जो अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस होगा जो अभी हमने यहाँ पर नहीं दिया हुआ, सही, उसमें भी कुछ ना कुछ पहले से आप क्या कर चुके हो, प्रोविजन बना चुके हो। कहने का मकसद ये है, ये जो 3,700 है, 3,700 का जो टोटल बेड डेट हमारा एस्टिमेटेड बन रहा है, उसमें से कहा यह जा रहा है कि 1,200 का प्रोविजन आप पहले ही क्या कर चुके हो, चार्ज कर चुके हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में 1,200 का बेड डेट ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, प्रीवियस ईयर में उसका एक्सपेंस आप बुक कर चुके हो, तो प्रीवियस ईयर वाले एक्सपेंस को क्या कर दो, अपने पास से माइनस कर दो। जो करंट ईयर का बनेगा वो 2,500 बनेगा। ठीक है, इसलिए हम क्रेडिट बैलेंस को क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। सही, अगर डेबिट होता तो हम ऐड बैक करना पड़ता हमें, क्योंकि हम नेगेटिव में चले जाते हैं। क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस
क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर डेबिट साइड आ रही है तो इसका मतलब उसका एबनॉर्मल बैलेंस है। चाहिए हमने इसको लेस कर दिया, बैड डेट एक्सपेंस बना था हमारा 2500। अच्छा, इसकी हमने एंट्री दे दी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, ये हो गया एडजस्टिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू से डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, सही। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे टोटल अकाउंट रिसीव वाले कितना 40,000, उस पर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कितना लगा 3,700। ये 3,700 कैसे आया, देखो 2,500 का हमारे पास इस दफ़ा का बैड डेट एक्सपेंस है, और जो लास्ट ईयर का 1,200 था उसको प्लस कर लो तो आपके पास 3,700 आ जाएगा, सही। या फिर आप यूँ कह लो जो परसेंटेज लगा के वैल्यू आई थी वही आपके पास टोटल बैड डेट एक्सपेंस होता है, यानी 40,000 के अगेंस्ट जो बैड डेट एक्सपेक्टेड है वो कितना है 3,700, सही। ये आ गया आपके पास 36,300 जो आपके पास आया है, इसको बोलते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी 40,000 में से 36,300 आप क्या कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, ठीक है, यानी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पास पेपर के क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा, और मैं कहूँगा कि आप लोग अपने पास पेन और रजिस्टर रखें और साथ साथ उसको सॉल्व कर लें। सर टी अकाउंट दोबारा टी अकाउंट, हाँ टी अकाउंट में अभी दोबारा से बताता हूँ। देखो टी अकाउंट हमारा पर कहाँ पर बनेगा, टी अकाउंट हमारा बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। हमें टी अकाउंट बनाना है, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं या बैलेंस शीट अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं, सही है। तो मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज अभी आप मेरे साथ साथ अपने पास पेन और रजिस्टर रखें, मैं आपको साथ साथ बनवा दूँ, सही। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास एक क्वेश्चन जो कि इन्होंने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से पूछा हुआ, ठीक है। तो पहले इसको क्विकली मैं करवा देता हूँ। आपके पास पेन और रजिस्टर है तो अपने पास रखें और इसको देखें। अच्छा, मुझे एक बात क्लियर कर दें, आपको टी अकाउंट्स बिल्कुल बेसिक से ही नहीं आते, या फिर मतलब सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल या अलाउंस ऑफ डेट्स के टी अकाउंट में प्रॉब्लम है, इस बात को क्लियर कर दें। क्योंकि जर्नल एंट्री जो हम बनाते हैं ना, उसी जर्नल एंट्री को हम क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं अपनी, क्या बोलते हैं आपका टी अकाउंट। जर्नल से ही डाटा उठ के जाता है टी अकाउंट। तो जर्नल से टी अकाउंट बनाना आपको आते हैं? अच्छा देखें, जर्नल एंट्रीज तो बना सकती है ना। अगर मैं जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर डिक्टेट करवाऊँ इस क्वेश्चन की जो इस पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो जर्नल एंट्री तो आप बना सकती हैं। मैं डिक्टेट करवा दूंगा, आप अपने पास बना लीजिएगा, सही। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले तो कह रहे हैं रफीक एंड कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस जनवरी 1st 2010, सही। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल का क्या मतलब है, हमारे पास कंट्रोल अकाउंट होता है, हर अकाउंट का कंट्रोल अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई कस्टमर तो बहुत सारे हैं हमारे पास जो हमसे उधार में परचेज करते हैं, सही। अब तमाम कस्टमर्स का डाटा हम एक जगह पे कंट्रोल कर लेते हैं, यानी टोटल कर लेते हैं। तो जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल बनता है तमाम सब्सिडी लेजर का, मतलब तमाम कस्टमर्स का, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, सही। 4-4.5 लाख तकरीबन हमें तमाम अपने कस्टमर से क्या करना है, टोटल रिसीवल हमारा बन रहा है, जो कि जनवरी 1st का डाटा है, यानी ओपनिंग डाटा है, सही। इसी तरीके से अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास 7,500 से, ये हमारा लाभ सी बात है, कुछ नहीं बताया यहाँ पर कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड हैवी होती है नॉर्मली, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, सही। अच्छा, इसके अलावा जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन्स, अब जो याद रखो बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, ये तो हमें ओपनिंग बताया हुआ था, ओपनिंग पोजीशन ये थी। अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पर।
कह रहा है टोटल सेल्स इंक्लूडिंग 60% कैश सेल्स ऑफ ₹5 लाख। सही कह रहे हैं कि भाई टोटल आपने जो सेल्स करी ना वो 5 लाख की है। इस 5 लाख में 60% जो है वो कैश सेल्स हैं और बाकी 40% आपके पास क्या है, टोटल सेल इंक्लूडिंग 60% ऑफ कैश सेल्स एंड जो आपके पास क्या बोलते हैं 40% जो है वो क्रेडिट सेल है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट क्या लिखोगे, देखो 5 लाख से तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, और 5 लाख का 60% निकालोगे तो मेरे ख्याल से आएगा ये 3 लाख आएगा। तो कैश में डेबिट होगा 3 लाख से और बाकी अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख से आ जाएगा। सही बना ली फर्स्ट एंट्री आपने, यानी कैश डेबिट 3 लाख से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2 लाख से और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। जी बना ली फर्स्ट एंट्री। ओके गुड। अच्छा अब नेक्स्ट कह रहे हैं सेल्स डिस्काउंट आ गया कितने का, 10,000। सही। अच्छा अब आपके पास आया नेक्स्ट कह रहा है सेल्स डिस्काउंट, और सेल्स डिस्काउंट को हम ये क्रेडिट कस्टमर में ही काउंट कर रहे होंगे तो हम कहेंगे सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000। सेकेंड एंट्री सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही। नेक्स्ट आ जाए कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपने कैश रिसीव कर लिया है 2,40,000, तो इसकी एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट 2,40,000 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। थर्ड एंट्री बनेगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,40,000। सही। थर्ड एंट्री बना लिया आपने, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट थर्ड एंट्री। जी थर्ड एंट्री बना लिया आपने। जी आप लोगों ने थर्ड एंट्री बना ली अपने पास। ठीक है। अच्छा फोर्थ पे देखो, फोर्थ में कह रहे हैं वन ऑफ द कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक कस्टमर है उसका अकाउंट हमने मतलब अपने पास बनाया हुआ है, उसका नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। क्रेडिट बैलेंस शो होने का मतलब है कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस है। इस बात का मतलब ये है कि वो कस्टमर, उस कस्टमर से हमें पैसे लेने नहीं है, उल्टा वो हमें क्या दे के गया हुआ है, एडवांस अमाउंट दे के गया हुआ है। सही। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड पर लेके आएंगे क्योंकि नॉर्मली एसेट, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, तो एसेट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट नहीं होता। अब क्योंकि कस्टमर अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ठीक है। नंबर 4 की एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,000 और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 5,000। सही। 4 तक एंट्री बना ली आपने। जी नंबर 4 तक ठीक है। अच्छा अब एक काम करें, बैड डेट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करने से पहले एक काम कर लें, वो ये कर लें कि टी अकाउंट बनाइए ज़रा। मैं आपको डिक्टेट करवा दूँ, बता दूँ। टी अकाउंट जैसे बनता है नॉर्मली, स्केच तो पता ही होगा, एक ऊपर ऐसे लाइन लगा के सेंटर में लाइन लगा दे, एक हैंड पर डेबिट लिख दें, एक हैंड पर क्रेडिट लिख दें, ये काम करने और सेंटर में लिखने अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बना है। सही। थोड़ा सा स्केच जल्दी से क्विकली रफ सा बनाएं, मैं आपको इसमें बताता हूँ पोस्टिंग किस तरीके से होगी। जी कर लिया ड्रॉ। अच्छा अब देखें,
देखो अकाउंट रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस था जब एयर शुरू हुआ 2010 हमारे पास एयर जब शुरू हुआ तो जो हमारे पास बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस कितना था 4.5 लाख था। मतलब हमें जब 2010 शुरू हुआ तो हमें ये पता था हमें कस्टमर से 4.5 लाख रुपए क्या करने रिसीव करने। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है डेबिट। तो एसेट का बैलेंस कहाँ लिखा जाता है डेबिट साइड पे लिखा जाता है। 4.5 लाख रुपये आप डेबिट एंड पे लिख दें। सही 4.5 लाख रुपये आप क्या करेंगे डेबिट एंड पे लिख दें। ठीक हो गया। उसके बाद उसी टी अकाउंट में जो फर्स्ट एंट्री हमने बनाई थी उसमें हमने 2 लाख से क्या करा था अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करा था। तो 2 लाख भी डेबिट साइड पे लिख दें। अगेंस्ट पे लिख दिएगा 2 लाख के सामने लिखिएगा सेल्स क्योंकि सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ था। सही। और ऊपर जो 4.5 लाख आपने लिखा फर्स्ट डेबिट जो करा था आपने ओपनिंग बैलेंस जो लिखा था उसके आगे लिख दिएगा बैलेंस। ठीक है। डेट भी डाल दिएगा जनवरी फर्स्ट पर बैलेंस था 4.5 लाख का। फिर उसके बाद आपने एक डेबिट किया सेल्स की वजह से 2 लाख से। फिर उसके बाद आपने सेकंड एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करा था 10,000 से। तो क्रेडिट साइड पे जाइए सेल्स डिस्काउंट लिखिए और 10,000 से क्रेडिट वाली साइड पे लिख दें। सही। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में आपने 2,40,000 से क्रेडिट करा था। सही। तो आप क्रेडिट साइड पे जाइए कैश की वजह से मतलब कैश रीजन में लिखिए कैश लिख के आप 2,40,000 लिख दें क्रेडिट साइड पे। और फोर्थ एंट्री में 5,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मतलब डेबिट साइड पे लिखें और रीजन में लिखिए सामने उसके एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जी कर लिया आपने यहाँ पर। पोस्टिंग हो गई आपकी। जी हमने तमाम जर्नल एंट्रीज को अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्या कर दिया पोस्ट कर दिया। अब अगर हम देखें तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालना है हमें। अब अकाउंट रिसीवेबल का जब हमें एंडिंग बैलेंस निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तमाम डेबिट्स को प्लस कर लेंगे डेबिट एंड्स को क्या कर लें सम कर लें और टोटल करके लिख दें नीचे। ठीक है। ये आपका बनेगा मेरे पास से 656 40 640 से 240 लेस हो जाएगी 4 लाख है 4,05,000 ऐसे ही है। कितना आ रहा है भाई बताओ बैलेंस कितना आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस बताओ कितना आ रहा है। 4,05,000 आ रहा है एंडिंग बैलेंस। जी आप लोग आ रहा है 4,05,000 मतलब एयर एंड पर हमारे पास ये आ रहा है कि हमें 4,05,000 रुपये अभी भी अपने कस्टमर से रिसीव करने हैं। जी बताइए आप लोग आ रहा है 4,05,000 आएगा। ठीक है। ये तो बन गया अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट। सही है। और याद रखें बैलेंस ये जो 4,05,000 रुपये है इसको क्रेडिट साइड पे हम लिखते होंगे CD के नाम से मतलब क्रेडिट डाउन। और डेट आएगी दिसंबर 31st 2010। सही। दिसंबर 31st 2010 लिखेंगे और CD लिखेंगे और आगे लिख देंगे 4,05,000। और अब जब दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल बन जाएगा 640 बन रहा होगा। ठीक है। ये क्लियर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा भाई आवाज़ क्लियर अब क्लियर आ रही है आवाज़ आपको। सर ऑडियो क्लियर नहीं। अच्छा आप बताएं क्लियर हो गई। जी क्लियर हो गई आप लोग आवाज़ मेरी। चलिए ठीक है। अच्छा टी अकाउंट बन गया ना हमारा अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट हमने बना लिया। सही है।
अच्छा, अब रिक्वायर्ड में क्योंकि सवाल जो हमारा था वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ना, इसलिए हमें कहा है हाफ ऑफ 5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। सही, तो नेट क्रेडिट सेल्स हमें निकालनी पड़ेंगी। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएंगी? आपने टोटल क्रेडिट सेल्स जो इस दफ़ा करी थी वो 2 लाख की करी थी। सही है, 2 लाख में से सेल्स डिस्काउंट जो 10,000 का है उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास आएगा 1,90,000 नेट क्रेडिट सेल्स। अब 1,90,000 का 5% और 5% निकालने के बाद जो वैल्यू है उसका भी क्या कर लें, आप हाफ कर लें, वो आपका बैड डेट एक्सपेंस बनेगा इस दफ़ा का। ठीक है, एक सिंपल सा हेड लगाइए, कैलकुलेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस। कैलकुलेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस का हेड लगेगा और उसमें लिखेंगे बैड डेट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है हाफ ऑफ 5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स, और नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास कितनी आ रही है, 1,90,000। अगले स्टेप में इक्वल टू करके कर दें 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 5% यानी 5/100 देन मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसको सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है, 190 का 5% करें, ये आ रहा है 4,750। 4,750 आ रहा है जी, आप लोग का यही आ रहा है 4,750 बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करेंगे 4,750 से। ठीक है, यही आ रहा है मेरे पास 4,750। सही, अच्छा ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया, उसकी बैड डेट ने जर्नल एंट्री भी दे दी। अब जब आप इसकी पार्शियल बैलेंस शीट बनाने के लिए जाओगे, सही, क्योंकि सवाल का सेकंड रिक्वायर्ड है प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट। अब जब पार्शियल बैलेंस शीट आप इसकी बनाओगे तो क्या करोगे, एक तरफ एसेट्स लिखोगे, दूसरी तरफ इक्विटीज लिखोगे, सही, और अकाउंट रिसीवेबल लिखोगे। अकाउंट रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस, जो एंडिंग बैलेंस आया था टी अकाउंट बनाते वक्त, एंडिंग बैलेंस आया था ना 4,05,000 का, सही, वो लिखोगे। 4,05,000 से अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस करोगे और लेस कराओगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने से लेस करवाओगे, देखो ऑलरेडी क्रेडिट था ओपनिंग बैलेंस में 7,500 से क्वेश्चन में दिया हुआ था, 7,500 ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे मौजूद था, और अभी आपने बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 4,750। तो 4,750 प्लस 7,500 इन दोनों को प्लस कर लो, जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, NRV आ जाएगी। इसका मतलब आपका क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इक्विटी साइड पर बस एक लाइन लगा देना और एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाली बात लिख देना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपने लिया था ना, उसको 5,000 से दिखा दूंगा क्रेडिट इक्विटी वाली साइड पे पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20 मार्क्स में क्वेश्चन है भाई। जी क्लियर आप लोगों को? सही, अच्छा एक काम कर लेते हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी उसमें अकाउंट रिसीवेबल के ही हम और क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। सही, तो आप लोग अपने साथ पेन और रजिस्टर रखिएगा और कैलकुलेटर भी रखिएगा, तो मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि ये भी सवाल बिल्कुल इस तरीके से कि 20 मार्क्स का आपका हर साल आने वाला सवाल है। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने फर्स्ट टॉपिक कवर करा था, उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल है। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा इसके बाद डेप्रिसिएशन का टॉपिक। सही, तो इस तरह 60 मार्क्स तो आप बिल्कुल हर बीकॉम पार्ट 1 में तो आपको ये 60 मार्क्स तो बिल्कुल सॉलिड होते हैं अगर आप ये 3 एरियाज़ को, इन 3 टॉपिक्स को कर लें। उसके बाद आपके पास चॉइस बचती है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाओ
और बैंक रिकन्सिलिएशन है, वॉचर सिस्टम है, करेक्शन ऑफ एरर है, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप के टॉपिक्स हैं। मतलब उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा टेंशन देता है स्टूडेंट्स को, उसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं। बाकी तो टॉपिक आसान है, सही। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्कशीट वाली की तरफ नहीं भी जाएं, सही, तो बाकी टॉपिक्स करके भी हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक आप ज़रूर करें, क्योंकि उसके करने से आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहले तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए बंदा ये 3 टॉपिक कर ले। कौन कौन से? इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टॉपिक, अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक और डेप्रिसिएशन का टॉपिक, यानी 60% तो पेपर यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन है, ठीक है। 2-3 शॉर्ट टॉपिक्स जो है ना वो भी कर लीजिए, मतलब जिनका मतलब कभी कभार आते हैं या मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं आते, रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, सही। उन टॉपिक्स को कर लो और फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक कर लो, सही। तो मतलब अगर देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक टोटल 6 टॉपिक्स बनेंगे आपके। ये 6 टॉपिक्स अगर आप पक्के कर ले तो मेरे पास से 80s 90s में मार्क्स आराम से आ सकते हैं आपके अकाउंटिंग, सही। तो क्लास को हम यहीं पर ही ऑफ करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, इसी लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा इसको भी, सही। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हमारे पास मीटिंग एंड होने में 3 मिनट्स बाकी हैं, 3 to 4 मिनट्स बाकी। बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के बाद। जब तक पहले ये अकाउंट रिसीवेबल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और डेप्रिसिएशन, ये 3 टॉपिक्स हमारे पहले पक्के हो जाएं, ठीक है। इनको हम पहले बिल्कुल ओके कर लेंगे 100%। और उसके बाद हम बैंक रिकन्सिलिएशन हो गया, आपका करेक्शन ऑफ एरर है, सही। और पार्टनरशिप के टॉपिक्स जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, तो पार्टनरशिप के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर हम वैसे तो खाली सिर्फ एक एडमिशन, पार्टनरशिप एडमिशन का टॉपिक ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स को। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान होते हैं। अगर उनकी रिविजन हम कर लें तो हम बिल्कुल सेफ साइड पे आए थे। 5 क्वेश्चन हमारे बहुत आराम से निकल जाते हैं, सही। और वर्कशीट को सबसे आखिर में देखेंगे। वर्कशीट का जो क्वेश्चन है उसको सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमें अगर इन केस वर्कशीट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती भी है तो हम मतलब एंड टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल मतलब हमारे सवाल ही नहीं हो पा रहे हो, 5 क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं होगा। हमारा टारगेट यही है कि पहले सेफ साइड पे आ जाएं, उसके बाद पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है हमारा, जो वर्कशीट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, 10 कॉलम वर्कशीट है और एडजस्टमेंट्स हैं, सही। उस टॉपिक की तरफ हम सबसे लास्ट में जाएंगे, सही। तो अभी हम क्लास को यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं। तो कोशिश करा करें टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर लें। हमारी 10:30 बजे तक क्लास जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, सही। अब बिटवीन आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक, सही। और आप सिर्फ बैठ के देखते रहोगे हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है, सही। तो खैर मैं टॉपिक पे ये पूरा लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूँ, चैनल पर अपने अपलोड कर दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और फ्रेंड्स में शेयर भी कर लें, सही। तो और ये कि वहाँ से जाके अटेंड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सही। चलें, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।